बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। म्यांमार में कई बरसों का बदतरीन क्रैकडाउन। 10 दिनों में 90,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार। सरहद पर मजीद 20,000 रेफ्यूजी जमा। इंडोनेशिया ने म्यांमार से किया क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। जकार्ता और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। सफारती ताल्लुकात तोड़ने का किया मुतालबा। बरतानिया ने रोहिंग्यों की नस्लकुशी की मजम्मत की। मलाला यूसुफजई ने आंग सांग सूची से कहा, ज्यादतियों पर जबान खोलें, दुनिया इंतजार में है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम तजुर्बे से पैदा सूरत हाल पर गौर। सख्त मौशी पाबंदियां लगाई जाएंगी। नॉर्थ कोरिया एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर में हलचल। ब्रिक्स मुल्कों ने भी की हाइड्रोजन बम तजुर्बे की मजम्मत। ब्रिक्स मुल्कों ने की दहशतगर्दी की मजम्मत। आईएस के साथ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का नाम लिया। हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। इसराइली फौज की कार्रवाई में जख्मी नौजवान की हॉस्पिटल में मौत। जेनिन शहर में झड़पें। इसराइली कैबिनेट ने यहूदी बस्ती की तामीर के लिए $16 मिलियन के बजट को दी मंजूरी। ईरान ने की इराक के कुर्दिस्तान में रेफरेंडम की मुखालिफत। कहा, संगीन नतीजे निकलेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। पिछले 10 दिनों में म्यांमार से तकरीबन 90,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यह बात बताई और कहा कि इस मुद्दत के दौरान म्यांमार की फौज के हाथों रेप, कत्ल और आगजनी के कई वाकयात पेश आए। रेफ्यूजियों से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी की तर्जुमान वी वेंटान ने बताया कि 25 अगस्त को तशद्दुद शुरू होने के बाद से बांग्लादेश की सरहद पार करने वाले 87,000 रोहिंग्या मुसलमानों में ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं। तर्जुमान ने कहा कि हमने देखा है कि कई हामिला औरतें, छोटे बच्चे और बुजुर्ग रिलीफ कैंपों में पहुंचे हैं। इनमें कई लोगों ने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। आलमी इदारे की तर्जुमान ने बताया कि 1970 के दहाके के बाद से 34,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने ही बांग्लादेश में रेफ्यूजियों की हैसियत से पनाह ली थी और अपने नाम दर्ज कराए थे, लेकिन 2012 के बाद से ये तादाद काफ़ी बढ़ गई है और अब तो बहुत ज़्यादा लोग बांग्लादेश की तरफ आ रहे हैं। म्यांमार में राखीन रियासत में कोई 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिन्हें फ़ौज, ओहदेदारों और बुद्धिस्ट अक्सरियत के हाथों इम्तियाजी सलूक, तासुब और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और वो इंतहाई गरीबी में जीते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान दुनिया की सबसे दबी कुचली और सताई हुई अक़लियत है। म्यांमार की हुकूमत ने उनसे शहरियत का हक छीन लिया है। वहाँ की हुकूमत का कहना है कि बंगाली बोलने वाले ये मुसलमान बांग्लादेशी शहरी हैं, लेकिन बांग्लादेश भी उन्हें अपना मानने से इनकार करता है। इस तरह रोहिंग्या मुसलमान बेघर और बेवतन हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार और बांग्लादेश की सरहद के पास तकरीबन मजीद 20,000 रेफ्यूजी जमा हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में पहुंचने वाले रेफ्यूजियों ने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें सुनाई हैं। उनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और बुद्धिस्टों के हुजूमों ने उनके गांव जला दिया, उनके खानदानों का कत्लेआम किया। म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इस तरह के सलूक पर बिल्कुल खामोश हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा ने पीर को म्यांमार के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि म्यांमार की हुकूमत इस बहरान को हल करने की कोशिश करे। बताया जाता है कि म्यांमार में फिलहाल जो हालात हैं वो 2012 के बाद से पहले कभी नहीं थे। म्यांमार की फौज ने कहा कि पिछले 10 दिनों में तकरीबन 400 लोग मारे गए हैं, जिनमें 370 रोहिंग्या मिलिटेंट शामिल है। म्यांमार की हुकूमत मौजूदा तशद्दुद के लिए रोहिंग्यों की एक तंजीम अराकान सैल्वेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहरा रही है।
म्यांमार की फौज के क्रैकडाउन और राखीन रियासत की नाकाबंदी की वजह से हजारों लोग फंस गए हैं और दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। म्यांमार की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस की इमदादी एजेंसियों को रोहिंग्या मुसलमानों को खाना, पानी और दवाएं पहुंचाने से रोक दिया है। अखबार गार्डियन ने म्यांमार में यूनाइटेड नेशंस के रेसिडेंस कमिश्नर के हवाले से बताया कि आलमी इदारे ने 25 अगस्त से राखीन के लिए अपनी सप्लाई बंद कर दी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपनी सप्लाई रोक दी है। हजारों लोगों ने इंडोनेशिया के दारुल जकार्ता और दूसरे शहरों में सड़कों पर निकलते हुए म्यांमार की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। जकार्ता में म्यांमार के सफारत खाने के बाहर जमा सैकड़ों एहतजाजियों ने ऐसे नारे लगाए कि रोहिंग्या मुसलमानों को आज़ादी दी जाए, म्यांमार में मुसलमानों की नस्लकुशी बंद की जाए और रोहिंग्यों को बचाया जाए। एहतजाज की एक ऑर्गेनाइजर फरीदा ने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर दुनिया खामोश है। एहतजाजियों ने म्यांमार के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ने का भी मुतालबा किया। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने रोहिंग्यों के खिलाफ तशद्दुद को खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने अपने वजीर खारजा को रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत के लिए म्यांमार भेजा है। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र विनर मलाला यूसुफजई ने म्यांमार के लीडर और नोबेल इनाम हासिल करने वाली आंग सांग सूची से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ शर्मनाक सलूक करने की मजम्मत करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि वो कब अपनी जबान खोलेंगी। मलाला ने ट्विटर पर कहा कि पिछले कई बरसों से मैं इस अफसोसनाक और शर्मनाक सलूक की मजम्मत कर रही हूँ। मुझे अब भी इंतजार है कि मेरी साथी नोबेल लॉरेट आंग सांग सूची भी ऐसा करेंगी। दुनिया इंतजार कर रही है, रोहिंग्या मुसलमान इंतजार कर रहे हैं। बरतानिया के वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की मजम्मत की है। जॉनसन ने म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची को वार्निंग दी कि रोहिंग्या मुसलमानों पर ज्यादतियों से उनके मुल्क की नेकनामी मुतासर हो रही है। उन्होंने सूची से कहा कि वो राखीन रियासत में मुसलमानों के खिलाफ खून खराबे को रोकने के लिए अपनी गैर मामूली सलाहियतों और खूबियों का इस्तेमाल करें। बात करते हैं कोरिया के खित्ते के तनाव की। नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम तजुर्बे के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग हुई और इस तजुर्बे से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सख्त मौशी पाबंदियां लगाने पर गौर किया गया। ये एक हफ्ते में नॉर्थ कोरिया के बारे में होने वाली सिक्योरिटी काउंसिल की ऐसी दूसरी मीटिंग थी। साउथ कोरिया की फौज ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारी कर रहा है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। एक दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा करते हुए पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। कहा जाता है कि ये अब तक का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियार का तजुर्बा था। साउथ कोरिया की वजारत दिफा के एक अहदेदार ने बताया कि हमें मुसलसल ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया मजीद बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे करने वाला है। हमारा अंदाजा है कि वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने जापान के वजीर खारजा तारो कोनो से बातचीत की और यूनाइटेड नेशंस के जरिए नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालने से इत्तेफाक किया। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे और साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई करारदाद मंजूर करने पर जोर दिया। जापान के वजीर आजम ने नॉर्थ कोरिया के इस तजुर्बे को पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज करार दिया। उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया को भी नॉर्थ कोरिया पर मजीद दबाव डालने पर गौर करना चाहिए जो उसके रवायती दोस्त हैं। साउथ कोरिया के सदर ने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क अमरीका के साथ मिलकर एक मजबूत पोजीशन इख्तियार करेगा। दोनों लीडर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत भी की। इस दौरान ब्रिक्स मुल्कों रशिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर तजुर्बे की मजम्मत की। ब्रिक्स मुल्कों की एक मीटिंग चाइना के बंदरगाही शहर में हो रही है। रशिया ने नॉर्थ कोरिया से एहतियात से निमटने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैये से तनाव और बढ़ेगा। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबकोव ने कहा कि ताकतवरों और अक्लमंदों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कोरिया के हालात का जायजा लिया। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों लीडर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया कि वो कोरिया के इलाके में बदअमनी की इजाजत नहीं देंगे। साउथ कोरिया ने कहा कि वो अपने इत्तेहादी अमेरिका के साथ मिलकर ताजा जंगी मशक़ें करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के ताजा तजुर्बे से ये बात साबित होती है कि वो अब भी अमेरिका के लिए एक खतरा है। पता चला कि नॉर्थ कोरिया ने जो तजुर्बा किया है हाइड्रोजन बम का, वो दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। अमरीकी ओहदेदारों ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तजुर्बे के बाद जबरदस्त फौजी जवाब देने की वार्निंग दी है। वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि अगर अमरीका को या अमरीका के कंट्रोल वाले इलाकों को या अमरीका के इत्तेहादियों को कोई खतरा होगा तो इसका मजबूत जवाब दिया जाएगा।
ब्रिक्स मुल्कों ने पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का नाम उन ग्रुपों के हवाले से लिया है जो तशद्दुद करते हैं और सिक्योरिटी मुतासर करते हैं। ब्रिक्स मुल्कों ने इन ग्रुपों को ISIS के साथ दहशतगर्द तंजीमों की सफ में खड़ा किया है। इस तरह ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। यह पहला मौका है जब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे हिंदुस्तान दुश्मन ग्रुपों को 5 मुल्कों की तंजीम ने ISIS की सफ में खड़ा किया है। ब्रिक्स मुल्कों ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हम ब्रिक्स मुल्कों के साथ साथ पूरी दुनिया में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चाइना ने कई बार जैश मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की हिंदुस्तान की कोशिशों में रोड़े अटकाए हैं। इम्कान है कि वजीर आजम मोदी मंगल को चाइना के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का मसला उठाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने आपसी ताउन बढ़ाने, खासतौर पर डिफेंस, सिक्योरिटी और ट्रेड के शोबों में ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GST को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मौशी इस्लाहात करार दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्रामों से हिंदुस्तान की मौशी मैदान में नई सूरतगरी हो रही है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे शैतान को कंकरियां मारने के दौरान एक हाजी की सेल्फी से एक तनाज़ा पैदा हो गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। म्यांमार में कई बरसों का बदतरीन क्रैकडाउन। 10 दिनों में 90,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार। सरहद पर मजीद 20,000 रेफ्यूजी जमा। इंडोनेशिया ने म्यांमार से किया क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। जकार्ता और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। सफारती ताल्लुकात तोड़ने का किया मुतालबा। बरतानिया ने रोहिंग्यों की नस्लकुशी की मजम्मत की। मलाला यूसुफजई ने आंग सांग सूची से कहा ज्यादतियों पर जबान खोलें, दुनिया इंतजार में है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम तजुर्बे से पैदा सूरत हाल पर गौर। सख्त मौशी पाबंदियां लगाई जाएंगी। नॉर्थ कोरिया एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारी कर रहा है। दुनिया भर में हलचल। ब्रिक्स मुल्कों ने भी की हाइड्रोजन बम तजुर्बे की मजम्मत। ब्रिक्स मुल्कों ने की दहशतगर्दी की मजम्मत। IS के साथ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का नाम लिया। हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। इस्राएली फौज की कार्रवाई में जख्मी नौजवान की हॉस्पिटल में मौत। जेनिन शहर में झड़पें। इस्राएली कैबिनेट ने यहूदी बस्ती की तामीर के लिए $16 मिलियन के बजट को दी मंजूरी। ईरान ने की इराक के कुर्दिस्तान में रेफरेंडम की मुखालिफत। कहा संगीन नतीजे निकलेंगे। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को हमास ने एक फलस्तीनी नौजवान को इस्राएली फौज की तरफ से गोली मारकर हलाक किए जाने की मजम्मत की है। यह वाकया 9 अगस्त को बैतुल्लाह में एक रेफ्यूजी कैंप के करीब पेश आया था। इस फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था और उसे हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाद में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने बताया कि इस फलस्तीनी नौजवान राद सालेही की मौत एक नई तरह का जुर्म है।
मगरबी किनारे के जनिन शहर में फलस्तीनी नौजवानों और इसराइली सिपाहियों के दरमियान झड़पें हुई। इसराइली फौज ने जनिन के इलाके मसलिया से एक कम उम्र फलस्तीनी लड़के को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये झड़पें शुरू हुई। इसराइल ने मगरबी किनारे में एक नई यहूदी बस्ती बसाने के लिए $16 मिलियन के बजट को मंजूरी दी है। इसराइली कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में इस मंसूबे को मंजूरी दी है। यहूदी बस्तियां इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन के अमल में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी करप्शन के केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरी। उनके वकील ने बताया कि सारा नेतन्याहू ने यह टेस्ट दिया जो बहुत सख्त था और तौहीन आमेज है। सीरिया की फौज और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस ने दीर अल-ज़ोर में दरियाए फरात के किनारे वाक़ एक टाउन पर कब्जा कर लिया। दीर अल-ज़ोर के गवर्नर मोहम्मद इब्राहिम समारा ने न्यूज़ एजेंसी राइटर को फ़ोन के जरिए एक इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने कहा है कि तूफान हार्वे से $180 बिलियन का नुकसान हुआ है। CNN से बातचीत करते हुए गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा कि तूफान हार्वे अमरीका की तारीख में आने वाले 5 खतरनाक तूफानों में से एक है। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने कुर्द लीडर से कहा है कि वो आज़ादी के ताल्लुक से रेफरेंडम रद्द कर दें, क्योंकि इराक के बंटवारे से खित्ते की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और खित्ते पर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। इराक के दारुल बगदाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ईरानी ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने ये बात बताई। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में 25 सितंबर को रेफरेंडम होने वाला है, जिसमें कुर्दों से आज़ादी के बारे में पूछा जाएगा कि क्या वो इराक से अलग होकर एक अलग मुल्क बनना चाहते हैं। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई पर 2012 में किए गए कातिलाना हमले में शामिल एक मुलजिम और उसके 3 साथी कराची में एक एनकाउंटर में हलाक हो गए हैं। कराची पुलिस ने यह बात बताई। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक स्वात से ताल्लुक रखने वाली तहरीक तालिबान से है। जम्मू कश्मीर के सुपोर टाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में एक इंटेलिजेंस खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान यह एनकाउंटर हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी वजीर अरुण जेटली की तरफ से दायर किए गए हत्या की इज्जत के केस में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपए का एक और जुर्माना लगाया है। इस केस में जवाब देने में देरी पर यह जुर्माना लगाया गया। अरुण जेटली ने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। नीट इम्तिहान के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला न मिलने पर खुदकुशी करने वाली लड़की अनीता के घर वालों ने तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से 7 लाख रुपए एक्सग्रेशिया की रकम कबूल करने से इनकार कर दिया। अनीता के भाई मनी रत्नम ने कहा कि अनीता ने नीट इम्तिहान की मुखालिफत करते हुए खुदकुशी की थी, किसी सरकारी इमदाद के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने फर्रुखाबाद जिले के एक हॉस्पिटल में 1 महीने में 49 बच्चों की मौत के बाद जिला मजिस्ट्रेट और 2 आला मेडिकल ऑफिसर्स का तबादला कर दिया है। एक मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद ये तबादला किया गया। शिकायत में कहा गया कि सरकारी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ज्यादातर बच्चों की मौत की वजह ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी है। दिलीप कुमार के चाहने वालों को उनकी सेहत के बारे में रोजाना खबरें दी जाएंगी। दिलीप कुमार के एक फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने ट्विटर पर यह बात बताई। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के शहंशाह जज्बात के बारे में तरह तरह की गैर जिम्मेदाराना खबरें आ रही हैं। फारूकी ने बताया कि 94 साल अदाकार की सेहत ठीक हो रही है और ट्विटर पर रोजाना उनकी सेहत के बारे में अपडेट किया जाएगा। क्या कई लोगों के लिए इबादतें महज रस्म और दिखावा बन गई हैं? ये बहस सोशल मीडिया पर फिर से शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर एक हाजी की सेल्फी सामने आई है जो उन्होंने शैतान को कंकरियां मारते हुए ली है, जिसके बाद ये बहस तेज हो गई। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने हज और उम्रे के दौरान सेल्फियों के रुझान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इससे मुक़द्दस इबादतों का मकसद और तक़द्दुस खत्म हो रहा है। लोग इस तस्वीर पर तरह तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले एक शख्स ने इस तस्वीर पर तबसरा करते हुए कहा कि हज एक मुसलमान और अल्लाह के दरमियान एक निजी मामला है और मुसलमानों को अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी तरह का कोई दिखावा किया जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। म्यांमार में कई बरसों का बदतरीन क्रैकडाउन, 10 दिनों में 90,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार, सरहद पर मजीद 20,000 रेफ्यूजी जमा। इंडोनेशिया ने म्यांमार से किया क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। जकार्ता और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, सफारती ताल्लुकात तोड़ने का किया मुतालबा।
برطانیہ نے روہنگیوں کی نسل کشی کی مذمت کی. ملالہ یوسفزئی نے آنگ سان سوچی سے کہا زیادتیوں پر زبان کھولیں, دنیا انتظار میں ہے. یو این سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ میں نارتھ کوریا کے ہائیڈروجن بم تجربے سے پیدا صورتحال پر غور, سخت معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی. نارتھ کوریا ایک اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تجربے کی تیاری کر رہا ہے. دنیا بھر میں ہلچل, برکس ملکوں نے بھی کی ہائیڈروجن بم تجربے کی مذمت. برکس ملکوں نے کی دہشت گردی کی مذمت, آئی ایس کے ساتھ لشکر طیبہ اور جیش محمد کا نام لیا. ہندوستان کی اہم کامیابی. اسرائیلی فوج کی کارروائی میں زخمی نوجوان کی ہاسپٹل میں موت. جنین شہر میں جھڑپیں. اسرائیلی کیبنٹ نے یہودی بستی کی تعمیر کے لیے $16 ملین کے بجٹ کو دی منظوری. ایران نے کی عراق کے کردستان میں ریفرینڈم کی مخالفت, کہا سنگین نتیجے نکلیں گے. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.